नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। मैं आपके साथ गुलरेज और वक्त हो चुका है हमारी खास पेशकश अपनों उत्तराखंड में। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के सफल 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी देहरादून में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धता और भविष्य में के रोडमैप का खास खाका पेश किया। और मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार 5 साल में सरकार बदलने के पुराने रिवाज को तोड़कर एक स्थिर और विकासपरक सरकार पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य फोकस संतुलित और समग्र विकास पर रहा, ताकि प्रगति का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहकर दूर स्थल, गांव और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचे। और अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट और सरप्लस होते हुए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और सड़कों के जाल और बिजली उत्पादन में हुए सुधारों को मील का पत्थर बताया। उन्होंने विशेष रूप से समान नागरिक संहिता यानी कि यूजीसी जैसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड की ऐसी क्रांतिकारी कदम उठाने वाले देश का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड की जनता ने हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि हर बार सरकार बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और लगातार हमको सरकार में दूसरी बार लाकर काम करने और सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र तक समेकित रूप से यानी समान भाव से काम हो, समान रूप से विकास हो, विकास की गंगा हर जगह पहुंचे। और ये संकल्प लेकर हम पहले दिन से लगातार आगे बढ़े हैं। उसका परिणाम आया भी है कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे निर्यात सूचकांक हो या पूरे देश के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने वाला राज्य हो, बजट सरप्लस हो, प्रति व्यक्ति। उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अपडेट किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है और सरकार का पूरा ध्यान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर है, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। और यात्रा मार्ग का सड़क और स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और मुख्यमंत्री ने उत्साहजनक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले साल की आपदाओं के बावजूद 51 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए थे, ताकि इस साल अब तक 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अपने पंजीकरण करा सकें। और पर्यटन का आर्थिक पक्ष भी मजबूत किया है, और क्योंकि GMBN गेस्ट हाउस में 5 करोड़ से अधिक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और सभी विभागों और हितधारकों के साथ साथ समन्वय बनाकर यात्रा की निरंतर समीक्षा की जा रही है, ताकि देवभूमि अपने आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव सुखद और सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कर सके। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफी आपदा आई थी, और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे और 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री
उनको किसी भी उत्तराखंड के राजभवन में आज तकनीकी और प्राचीन भारतीय विज्ञान के मिलन का एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित AI चैटबॉट प्रज्ञानम का भव्य उद्घाटन किया। और इस अवसर पर राज्यपाल ने गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि यह चैटबॉट केवल एक मशीन नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली विरासत का आधुनिक चेहरा है। बता दें कि विश्वविद्यालय की टीम ने पूरे 1 साल की गहन रिसर्च के बाद इसे तैयार किया है और इस चैटबॉट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी डेटा फंडिंग है, जिसमें भारत की समृद्ध संस्कृति और वेद पुराण और उपनिषदों का समावेश किया गया है। आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज उत्तराखंड ने आज हमारी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत सुंदर AI की चैटबॉट बनाई है और इस चैटबॉट के अंदर में जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है उसके ऊपर में पहले उन्होंने 1 साल तक रिसर्च किया, शोध की, उसकी 2 बड़ी बड़ी पुस्तकें बनाई। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई इंडियन सिविलाइजेशन नॉलेज के ऊपर में, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई। ये जो 2 साल का पूरा कार्य था, जो उसमें डॉक्यूमेंट्स डाटा इकट्ठे हुए, उससे एक बहुत ही सुंदर AI चैटबॉट बनाई है, जिसके अंदर में हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद, जो ज्ञान विद्या थी, जो हमारी सभ्यता की रियलाइजेशन थी, उन सब के ऊपर में बहुत सुंदर डाटा इकट्ठा किया और उसके बल के ऊपर में ये चैटबॉट बनाई। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में आज एक अनूठी तस्वीर सामने आई, जहां CM पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में शहद निष्कासन का कार्य किया गया और पहले चरण में करीब 60 किलोग्राम शुद्ध निकाला गया शहद। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के उद्यान विभाग के परिसर में 3V गार्डन विकसित करने के लिए निर्देश दिए गए, जो मधुमक्खियों, तितलियों और पंछियों के अनुकूल हों। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में औषधीय गुणों और जैविक शहद उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के किसानों और मधुमक्खी पालनों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, ताकि प्रदेश की विविध और पुष्प संपदा का लाभ उठाकर उच्च गुणवत्ता वाला शहद बाजार तक पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक संकट के दौर में देशवासियों को एकजुटता का संदेश दिया और देहरादून में मीडिया से रूबरू होते हुए CM धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के सामने मौजूदा स्थिति की पूरी तस्वीर साफ की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चुनौती है, जिससे निपटने के लिए हमें अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और सही उपयोग करना होगा। और मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर भारत न केवल इस कठिन घड़ी का डटकर सामना करेगा और बल्कि इस संकट से उभरकर मजबूती के साथ आगे भी निकलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। सर, महिला आरक्षण बिल इसी सेशन में आने वाला है, उत्तराखंड में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, इसी से लागू? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता की और इस बैठक में राज्य के विकास और प्रमुख नीतिगत फैसलों पर चर्चा की गई। और मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और राज्य के समग्र विकास के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए प्रक्रिया को तेज करने की बात की। और बैठक में विभिन्न विभागों की फसलों को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य की बेहतर शासन व्यवस्था की उम्मीद जताई जा रही है। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई और भाजपा संगठन इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस दौरान राज्य की कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दे सकते। और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर मात्र 2.5 घंटे का रह जाएगा। और आगामी चुनाव यानी कि अगले साल मद्देनजर इस दौरे को राजनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। और भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से न केवल कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि विकास के एजेंडे को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अप्रैल माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित दौरा है और सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है और आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 से 3 दौरे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड रहते ही रहते हैं। अप्रैल माह में उनका प्रस्तावित दौरा है। निश्चित तौर पर जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं, वो उत्तराखंड को सौगात देकर जाते हैं और उत्तराखंड में हमारे कार्यकर्ता जो है उत्साहित भी होते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है। और निश्चित तौर पर विपक्ष तो वैसे उत्तराखंड में है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो बचा खुचा विपक्ष है वो भी हतोत्साहित होता है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी और मंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 10,000 से अधिक बच्चों के खाते में 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि सीधे ट्रांसफर की। आपको बता दें कि इस योजना के तहत इन बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जिन्होंने कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खो दिया था। और मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि फरवरी और मार्च महीने की सहायता राशि जारी कर दी गई है और सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन ज़रूरतमंद बच्चों तक मदद समय पर पहुंचे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आज लगभग 5,057 बच्चों को उनके वात्सल्य का पैसा यानी कि 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा जो स्वीकृत किया गया है, आज वो उनके खातों में डीबीटी की गई है। लगभग यह धनराशि 3 करोड़ 24 लाख के करीब यह धनराशि उनके खातों में डीबीटी गई है। निश्चित रूप से इस धनराशि के प्राप्त होने के साथ में हमारे वात्सल्य के बच्चों को बहुत मदद हो जाती है और आर्थिक बहुत सहयोग हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्बाध तरीके से वात्सल्य योजना से जुड़े हमारे सभी बालक बालिकाओं के लिए लगातार धन आवंटन जो है उनके आशीर्वाद से होता रहा है और यह प्रक्रिया आगे भी इसी प्रकार से निर्बाध। उत्तराखंड में सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद आगामी चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संकेत दिए कि विभागों के आवंटन के साथ ही सरकार अगले 8 से 9 महीनों में एक ठोस रोड मैप तैयार करने जा रही है। कौशिक के अनुसार अब पूरे जोर सरकारी योजनाओं को कागजी से निकालकर धरातल पर उतारने पर होगा, ताकि विकास का सीधा लाभ जनता की दहलीज तक पहुंच सके। और 4 साल के कार्यक्रमों को मिली सफलता को जन समर्थन का प्रतीक बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया। और मदन कौशिक ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर टीम भावना के साथ विकास काम ये पहिया इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराकर नया इतिहास रचेगी। मंत्री का दायित्व के बाद आज विधानसभा कार्यालय में आवंटन के बाद मैं आया हूं और अब कार्यालय में लगातार निरंतर विभाग की बैठक के बाद आगे अपनी सारी 8-9 महीने की रणनीति और पूरा कैसा रोड मैप हम तय करेंगे अगले 8-9 महीने तक कंप्लीट उसको बनाएंगे। और निश्चित रूप से समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज 4 साल का शानदार कार्यक्रम प्रदेश भर में हुआ है और निश्चित रूप से 2027 में एक
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा मिलकर सब लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। 19 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के पहले बद्रीनाथ विधायक लखपात बटोला ने धामी सरकार की तैयारियों पर बड़ा हमला बोला और विधायक बटोला ने सीधा आरोप लगाया कि यात्रा की जमीनी हकीकत से बेखबर होकर निर्णायक केवल सचिवालय के बंद कमरों में लिए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने ऋषिकेश और हरिद्वार में लगने वाले भीषण जाम को यात्रियों की सबसे बड़ी बाधा बताते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकला। और यही नहीं, बटोला ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर अपनी भी गहरी नाराजगी जाहिर की। होता है कि वहाँ की समस्याएं स्थानीय जनप्रतिनिधि बता सकता है। सचिवालय के अंदर बैठ करके अधिकारी तय नहीं कर सकते कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री में क्या समस्याएं हैं या पिछली बार क्या क्या दिक्कतें आई, उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। हाँ, ये जरूर मैंने कहा कि विधानसभा में मैंने चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ये बताई थी कि जो हमारा प्रवेश द्वार केदारनाथ, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर जो जाम लगता, जो परिस्थितियां होती, उसको लेके 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। और बद्रीनाथ की जो आप बात करें, बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान में लोगों की जबरन जमीनें ली गई थी, लोगों का वहाँ बद्रीनाथ के होटल के चारों ओर तोड़फोड़ जो की गई, लोगों को बसाने की बात कही गई थी, उनको रखने की बात कही गई थी कि हम आपको व्यवस्था दे देंगे 1 साल में, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरे के पूरे परिवार एक कमरे में रहने के लिए बेवस है। वहीं उनकी पत्नी रह रही, वहीं बहू रह रही, वहीं खुद रह रही, वहीं बच्चियां रह रही। दूसरी बात है, होटलों का जो नियम है कि उनको 9.5 मीटर तक सरकारी भवन बन रहा है, लेकिन जो होटल व्यवसाय है उनको 6.5 मीटर तक रोका जा रहा है। जमीनें लोगों के पास बहुत कम है, पहाड़ों में 1, 1.5, 2, 3 नाली जमीनें, उस पर जो प्राधिकरण सेटबैक की बात करा उससे लोग परेशान हैं। और वहाँ पे जो स्थानीय लोगों की जो दुकानें थी, पुरखों से जो दुकानें थी, वो दुकानें उनको नहीं मिली है, उन दुकानों की व्यवस्था नहीं की गई है, लोगों की रोजी रोटी पे डिस्टर्बेंस आ रहा है। और आज भी आप ऊपर जाओगे, सड़कों की स्थितियां ठीक नहीं। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी से इसमें तेजी से निर्णय लेना चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जोरदार हमला बोला और आर्य ने सरकार से मांग की कि वह अपनी उपलब्धियों के दावे के बीच प्रदेश की वास्तविक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करें। और यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि राज्य में आज भी महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी गंभीर समस्याएं बरकरार हैं। उन्होंने पलायन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे 8 प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। और विपक्ष का कहना है कि जनता के सामने केवल विज्ञापन नहीं बल्कि जमीनी हकीकत आनी चाहिए। सरकार को 4 साल का ब्यौरा, लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। 4 साल का उपलब्धियों का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा का लचर और व्यवस्थाएं कमजोर, लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, ये जनता के सामने है। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए? उत्तराखंड में सरकार के 4 साल के जश्न के बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज शुरू कर दी है। कोटद्वार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष
विकास नेगी ने भाजपा सरकार के बेमिसाल कार्यक्रम के दावे पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। और नेगी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब गृह विभाग की कमान स्वयं मुख्यमंत्री के हाथों में हो, उसके बावजूद बिगड़ते हालात सरकार की बड़ी नाकामी को दर्शाते हैं। और कांग्रेस का आरोप है कि धरातल पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हो चुकी है और अपराधी बेखौफ हैं। 4 साल हम तो कहेंगे फेल सरकार इसलिए कहेंगे, लगातार चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, चाहे हम खनन की बात की जाए, चाहे आबकारी, लगातार आप देखिए पूरे सारे कहीं ना कहीं एक आम आदमी को सबसे पहले अगर हम कहें सरकार का सबसे मूल कर्तव्य जो होता है वो है आम नागरिक की सुरक्षा। तो वहां पर सरकार सबसे पहले फेल हो चुकी है और वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास खुद है। उत्तराखंड में विभागों के बंटवारे के साथ ही अब सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने नए मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में विभागीय कुशलता की बजाय केवल राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। और कांग्रेस का आरोप है कि विभागों का वितरण व्यवहारिक नहीं है और उदाहरण के तौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के विधायकों को शहरी विकास और मैदानी क्षेत्र में विधायकों को पर्वतीय आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील विभाग सौंप दिए गए हैं। और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि खनन और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण राज्य से जुड़े विभाग उन्होंने स्वयं अपने पास रखे। विपक्ष का दावा है कि मंत्रियों को कार्यशैली और उन्हें मिले विभागों के बीच कोई तालमेल नहीं है, जिससे आने वाले समय में सरकार की कार्यक्षमता और निर्णयों पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन ये बंटवारा कहीं ना कहीं संदेह और सवाल उत्पन्न कर रहा है। ये प्रशासनिक समझ से ज्यादा राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो आपदा है जो कि एक बहुत ही संवेदनशील विभाग है और कहीं ना कहीं आपदा से तो उत्तराखंड का चोली दामन का साथ है। उस विभाग को आप ऐसे हरिद्वार के व्यक्ति को सौंप रहे हैं जिसका कभी व्यक्तिगत रूप से आपदा से आमना सामना नहीं हुआ और जो कभी आपदा के दंश को, उसके पीड़ा को समझ नहीं सकता। वैसे ही कहीं ना कहीं आपने शहरी निकायों में रहने वाले व्यक्ति को पंचायती राज दे दिया और ग्रामीण अंचल में रहने वाले व्यक्ति को शहरी विकास दे दिया। स्वयं आप जो है वो आबकारी, खनन और वित्त का मोह नहीं छोड़ पाए। और कहीं ना कहीं राजनीतिक संतुलन में इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरह से धन सिंह रावत के पर आपने कतरे हैं, क्योंकि वो आपके सीधे तौर पर प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जाते हैं। वरना विभागों में राम राज्य तो था नहीं और विभागों में भी इतना ही भ्रष्टाचार व्याप्त था, लेकिन और मंत्रियों पर कोई गाज नहीं गिराई गई। स्वयं गणेश जोशी के ऊपर तो विजिलेंस विभाग कब से अनुमति मांग रहा है कि हमें जांच का अवसर दीजिए उद्यान घोटाले के मामले में, लेकिन आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो ये जो बंटवारा है विभागों का, वो कहीं ना कहीं सुशासन को मद्देनजर रखकर नहीं, ये फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।